भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे पास कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में इन संस्कृत के कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो एक श्रृंखला में हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ सभी लेक्चर्स में जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम इन संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को बहुत शॉर्ट डिटेल में जानेंगे, ताकि माइंड में इतना सेट हो जाए कि हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए, भले ही वह मल्टीपल चॉइस के रूप में हो, भले ही वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, तो हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अपने साथ एक नोटबुक रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। पिछले कई लेक्चर से हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों के परिचय को जान रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम बृहत्त्रयी कवियों की गणना में गिने जाने वाले श्री हर्ष महाकवि को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बृहत्त्रयी कवियों और उसकी रचना के विषय में शॉर्टकट में जान लेते हैं, ताकि परीक्षा में भारवी, माघ और श्रीहर्ष से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसकी शॉर्ट डिटेल हमारे माइंड में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बृहत्त्रयी कवियों में किन किन कवियों की गणना की गई है? भारवी, माघ और श्रीहर्ष। भारवी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? किरातार्जुनीयम। माघ के द्वारा शिशुपालवधम और श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम। इसके बाद आप इनकी सर्गों की संख्या याद रखिए। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपालवधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तो देखिए बिल्कुल क्रम से याद हो जाएगा, 18, 20 और 22। ये क्या है? तीनों महाकाव्य हैं और इन तीनों महाकाव्य का स्तोत्र ग्रंथ क्या है? महाभारत। किरातार्जुनीयम लिया गया है महाभारत के वन पर्व से और शिशुपालवधम महाभारत के सभा पर्व से, और नैषधीय चरितम लिया गया है महाभारत के वन पर्व से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तैयार रखना है। यहाँ पे आपने 3 कवियों के विषय में भी जान लिया और इन 3 कवियों के द्वारा कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं उसके विषय में भी जान लिया, और उनमें सर्गों की संख्या कितनी है ये भी हमने जान लिया। साथ साथ स्टूडेंट्स नोट्स जरूर बनाने हैं। और उसके बाद हमने जाना कि इसका स्रोत ग्रंथ क्या है? महाभारत। और महाभारत के कितने पर्व हैं स्टूडेंट्स? बताइए, 18 पर्व। तो ये अलग अलग पर्वों से लिया गया। इतना याद हो गया ना स्टूडेंट्स? तो ये तीनों राइटर की इंट्रोडक्शन में भी काम आ जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा, और अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आए तब भी काम आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि किरातार्जुनीय के जो सर्गों का आरंभ है और अंत है, कहां से हुआ है? आरंभ श्री शब्द से किया है, सर्गों का अंत किया है लक्ष्मी शब्द से। और माघ ने सर्गों का आरंभ किया है श्री शब्द से और अंत भी श्री शब्द से ही किया है। उसके अलावा आपने क्या याद रखना है? भारवी को रीति परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि वैदिक ग्रंथों के पश्चात जब रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि लिखे गए और उसके भी पश्चात कालिदास, भास आदि कवियों के बाद एक नए प्रकार के काव्यों की रचना का आरंभ हुआ और उसमें रीति की प्रधानता थी। तो रीति परंपरा के जन्मदाता के रूप में भारवी का नाम
आता है और उसके पश्चात इस परंपरा में दूसरे स्थान पर नाम आता है महाकवि माघ का और उसके पश्चात नाम आता है श्री हर्ष का। तो रीति काव्य की परंपरा उत्तरोत्तर बढ़ती रही। कहाँ से आरंभ हुई? भारवी महाकवि से आरंभ हुई, फिर माघ तक पहुंची और फिर उसके पश्चात श्री हर्ष तक पहुंची। ठीक है, तो ऐसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब आपको इन तीनों कवियों से रिलेटेड एक श्लोक याद रख लेना है क्योंकि इसी में बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः या फिर श्रीहर्षः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अब इसी श्लोक में इतने सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए। ठीक है। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए। दंडी और श्री हर्ष कवि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पद लालित्य के लिए। और माघ में ये तीनों गुण है। वो कौन से तीनों गुण है? माघ के महाकाव्य में उपमा अलंकार की भी प्रधानता मिलेगी और अर्थ गौरव की भी प्रधानता मिलेगी और पद लालित्य की भी प्रधानता मिलेगी। ये श्लोक आपको याद रखना है और इसी श्लोक से बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के रूप में आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले भूमिका, उसके बाद इनका जीवन परिचय जिसमें आप इनके माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, किस राजा के आश्रित रहे, विवाह इत्यादि आप यहाँ पर जोड़ेंगे। और उसके पश्चात इनका समय बताएंगे कि अंतः व बाह्य शास्त्रीय के अनुसार क्या समय बताया गया है। और उसके पश्चात इनकी हम रचनाएं बताएंगे, फिर उनकी रचनाओं को हम डिटेल में बताएंगे और उन रचनाओं में किन किन पक्षों पर बात की गई है, कौन कौन सी विशेषताओं पे बात की है। तो यहाँ पे इसकी हम सब हेडिंग बनाएंगे। प्रकृति चित्रण की रचनाओं में किस प्रकार का प्रकृति का चित्रण है, सामाजिक चित्रण, राजनीतिक चित्रण, धार्मिक चित्रण, पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण इत्यादि विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है। ठीक है। और उसके पश्चात हम बताएंगे कला पक्ष और भाव पक्ष को। कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा, शैली, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और उसके बाद अलंकार और छंद के बारे में बताएंगे। भाव पक्ष में आप बताओगे कौन सा रस का प्रयोग है, कौन सी रीति व गुण का प्रयोग किया गया है। तो फिर एंड में आप निष्कर्ष बताएंगे। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो ऐसे आपको हेडिंग बना के तैयार करना है। तो यहाँ तो हम बहुत शॉर्टकट में तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब आपको शॉर्टकट में पता चल जाएगा इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या समय है, क्या रचना है, उस रचना में किस छंद अलंकार का प्रयोग किया गया, तो वह क्वेश्चन आपका डिटेल में भी आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब सबसे पहले आप जान चुके हैं कि बृहत्तरई कवियों में कौन से 3 कवियों की गणना की जाती है? भारवी, माघ और श्रीहर्ष। तो पिछली कक्षा में हम भारवी और माघ के विषय में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे श्रीहर्ष महाकवि के विषय में। इनकी द्वारा जो लिखी गई रचना है उसका नाम है नैषधीय चरितम। चरितम का अर्थ है जीवन का वृतांत और नैषधीय से स्पष्ट है निषद देश का शासक नल। यहाँ पर नायक के रूप में नल है और नायिका के रूप में दमयंती है। ठीक है। तो यहाँ पे नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। और उसके अलावा नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और कितने श्लोक हैं? 2830 श्लोक हैं। और उसके अलावा आपने जाना कि इसका स्रोत ग्रंथ क्या है? महाभारत का वन पर्व और उसके अंतर्गत घटना आती है नलोपाख्यान, नल से संबंधित
और उसके अतिरिक्त आपने जाना रीति काव्य परंपरा की कवि के रूप में भी इनकी गणना की जाती है। और भारवी के द्वारा रीति काव्य परंपरा का आरंभ किया और उसे उच्च स्थान तक पहुंचाने का श्रेय श्रीहर्ष को जाता है। ठीक है, तो इतना हमने इनकी रचना के विषय में जान लिया। अब आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम है मामल देवी। साथ साथ स्टूडेंट्स नोट जरूर बनाएं ताकि लेक्चर सुनते सुनते ही ये सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। पिता का नाम है श्री हीर और किसके राज्य आश्रित थे? कन्नौज के राजा जयचंद्र। समय क्या बताया गया है? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चलिए अब इनके ग्रंथों के विषय में जानते हैं। मुख्य रचना के रूप में तो देखिए नैषधीय चरितम महाकाव्य ही है। उसके अलावा श्रीहर्ष महाकवि जो व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे और इन्हीं अलौकिक प्रतिभा के धनी होने के कारण उन्होंने एक ग्रंथ लिखा खंडन खंड खाद्य। ऐसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास पूछ लिया जाता है कि नैषधीय चरितम के अलावा कि खंडन खंड खाद्य किसकी रचना है, तो आप बताएंगे श्रीहर्ष की। और इसमें अद्वैत सिद्धांतों का वर्णन किया है और न्याय सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 3 प्रशस्ति काव्य भी लिखे हैं जिसके नाम है विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति। बस एक बार देखते जाना स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में याद नहीं करना, पर एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि कई बार रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गौडो विंश कुल प्रशस्ति। उसके बाद इन्होंने 2 चंपू काव्य भी लिखे हैं, अर्णव वर्णन और दूसरा है नव साहसांक चरित। उसके अतिरिक्त इन्होंने 2 दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की है जिसका नाम है स्थिर विचार प्रकरण और दूसरा है शिव शक्ति सिद्धि। मुख्य रस के रूप में इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और छंद के रूप में 19 छंदों का प्रयोग किया है और इनका प्रिय छंद है उपजाति छंद जिसका प्रयोग इन्होंने 7 सर्गों में किया है। और अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं स्टूडेंट्स बताइए? जब एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों, यानी 2 या 2 से अधिक अर्थ को बताने वाला श्लेष अलंकार कहलाता है। परंतु यहाँ पर श्रीहर्ष ने 5 अर्थों वाले श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। कैसे? एक ही श्लोक जो है इंद्र की भी प्रशंसा कर रहा है, वही श्लोक अग्नि की भी प्रशंसा कर रहा है, वही श्लोक वरुण की भी प्रशंसा कर रहा है, वही श्लोक यम की भी प्रशंसा कर रहा है और वही श्लोक नल की भी प्रशंसा कर रहा है। इसलिए 5 अर्थ हो गए ना, तो इसलिए कह दिया यहाँ पर इसको पंचनली कि नल के सहित इंद्र अग्नि वरुण यम के भी अर्थों को बताने वाले ऐसे अद्भुत श्लेष अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी रचना के विषय में कहा जाता है कि नैषधम विद्वद औषधम, कि नैषध काव्य विद्वानों के लिए औषधि है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नैषधम विद्वद औषधम किसके लिए प्रचलित है, तो आप बताएंगे नाम से स्पष्ट है नैषधम यानी कि नैषधीय चरितम। और इसकी रचना करने वाले कौन है? श्रीहर्ष। ठीक है, एक और सूक्ति देखते हैं। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी, कि नैषध काव्य के उदय होने पर माघ और भारवी कवि भी न्यून हो जाते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि बृहद त्रयी कवियों में किनकी गणना की जाती है? भारवी, माघ और श्रीहर्ष। तो यहाँ पर इस प्रसिद्ध उक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि जब नैषध काव्य का उदय होता है तो माघ और भारवी कवि इनकी प्रसिद्धि भी न्यून हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स?
तो आज की कक्षा में हमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जाना कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।